mass of the earth। सबसे पहले चूंकि इस क्वेश्चन में याद रखें हमने मैस ऑफ अर्थ का फार्मूला वो हमने निकालना है, प्लस कैलकुलेट करके मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए फर्स्ट पैराग्राफ में हम एक्सप्लेन करेंगे इस डायग्राम को जो आपको नज़र आ रही है लेफ्ट साइड में। और इस पैराग्राफ मेन हेडिंग के बाद ये पैराग्राफ लिखने के बाद ये डायग्राम भी बनानी है। और इसमें हमने ये बताना है कि फ़र्ज़ किया एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस स्मॉल m के बराबर है, वो ज़मीन की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है और ज़मीन का रेडियस जो है वो कैपिटल R के बराबर है और ज़मीन का मैस जो है वो ME के बराबर है, मैस ऑफ अर्थ। और इस वक्त उन दोनों के दरमियान यानी कि जो ऑब्जेक्ट पड़ा है और ज़मीन के सेंटर के दरमियान जो फासला है वो बेसिकली ऑलमोस्ट रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है। तो हमने क्या कहा, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एज शोन इन द फिगर, let the mass of the earth is equal to me and the radius of the earth is equal to r. In this case, the distance between the center of the earth and the mass is approximately equal to the radius r of the earth. तो इस वक्त जो है दोनों मैसेस के सेंटर के दरमियान फासला जो है वो रेडियस r के बराबर है। तो ये हमारे पास था फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें हमने इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया और डायग्राम बनाई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे हमें हेडिंग डालनी है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने किया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें हमने बताया था कि उसका फार्मूला ड्राइव किया था कि F जो है वो बराबर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान वो बराबर होती है कैपिटल G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। ये आप देख भी सकते हैं F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। और जहाँ पे दोनों मैसेज जो थे एक का मैस m1 था, दो ऑब्जेक्ट थे उनका मैस अलग अलग m1 और m2 था और दोनों के सेंटर के दरमियान फासला d था, तो ये फार्मूला बना था। और वेयर g इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट, वो नहीं चेंज होता, वो तो कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11 होती है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हमने कहा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक अगर हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें तो फार्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 और m2 आता है, लेकिन यहाँ पे मैस जो है m और m ही है तो हमने m1 m2 की जगह पे m और m ही लिख दिया। डिवाइडेड बाय डी स्केयर होता है, डी स्केयर दोनों के सेंटर के दरमियान फासला इस वक्त r है तो नीचे हमारे पास r स्केयर आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। 5.3 लिखा हुआ है पेपर में, हम इसको नंबर 1 नाम देंगे। उसके बाद नीचे बट यहाँ से हमने हेडिंग डालनी है वेट की। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ज़मीन किसी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपने सेंटर की तरफ खींचती है उसको उसका वेट कहते हैं। और यहाँ पे जो है दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो ज़मीन की ग्रेविटी की फोर्स है। इसका मतलब है एफ फोर्स जो है वो बेसिकली वेट के बराबर ही है और वेट के बारे में हम जानते हैं वो W इज इक्वल टू mg उसका फार्मूला होता है। तो इसलिए हमने वेट की हेडिंग में लिखा द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू इट्स वेट W, देयरफॉर F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे जो फोर्स थी वो वेट के बराबर थी और वेट जो होता है वो mg के बराबर होता है। और ये जो हमने लिखा है F इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, इसके फ़ौरन बाद हमारे पास जो है वो मैथमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और से मैथमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो ये और से मैथमेटिकली, और इसके ऊपर मैथमेटिकली में अगर आप देखें ये जो हमारी इक्वेशन थी ऊपर 5.4 इसको हमने 2 नाम दे देना है, 5.3 को 1 नाम दे देना है। और मैथमेटिकली में पहली लाइन हमने लिखनी है कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि ऊपर वाली जो 5.3 और 5.4 है उनको आपस में कंपेयर करना है। अगर एफ एफ के बराबर है तो उनकी राइट साइडें भी आपस में बराबर होंगी। तो एम जी बराबर आ गया जी एम एम ई ओवर आर स्केयर। तो एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर स्केयर।
इनमें दोनों तरफ अगर आप देखें तो m और ये m ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिलेशन लॉ के मुताबिक ये दोनों कैंसिल हो गए, या दूसरे लफ्ज़ों में ये m उधर जाके डिवाइड होगा तो m के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, ये g हमारे पास वैसे ही आ गया, कैपिटल G हमारे पास वैसे ही आ गया, m तो कट गया था, m ही रह गया और नीचे आर स्क्वायर था वो हमने लिख दिया। इस इक्वेशन का नाम कोई नहीं देना, और इसके ऊपर वाली भी जो है 5.5 और 5.6 इनके नाम नहीं हमने देने हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये स्मॉल जी की, इसको रीअरेंज करना है और इसमें से मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू निकालनी है। यानी कि एम ई अगर हम इस साइड में रहने दें तो आर स्केयर उस जी के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे आर स्केयर जी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और कैपिटल जी अगर एम ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये नीचे जाके डिवाइड हो गया। तो हमने बेसिकली इस 4.6 जो है जिसका हमने नाम नहीं देना, इसमें से हमने एम ई की वैल्यू रीअरेंज करके निकाली, जो कि आ गई एम ई इज इक्वल टू आर स्क्र जी ओवर कैपिटल जी। ये हमारा फार्मूला है मैस ऑफ अर्थ का, ये हमें याद भी होना चाहिए फार्मूला। उसके बाद हमने कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ पे हम एडिंग डालेंगे कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन में हमने ये जो ऊपर फार्मूला हमने ड्राइव किया है इसमें तमाम वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व करना है। और वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, स्मॉल जी जो है हमारे पास उसकी वैल्यू 10 ms-2 होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 ms-2 लिखा हुआ है। इसी तरह रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो हमें याद होना चाहिए 6.4 इंटू 10⁻6 होता है, तो आर की जगह पे 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर ये फिक्स है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डैश मीटर 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। और नीचे हमारे पास फार्मूले में कैपिटल जी आता है, तो कैपिटल जी अभी हमने कल पढ़ा था 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ये जो है ये यूनिट्स जो हैं ये ऑब्वियसली न्यूमेरिकल के तौर पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो यूनिट्स की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्टेप वाइज इसको सॉल्व करेंगे और एंड में जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास आएगा 6 × 10⁻24 kg, अप्रॉक्सीमेटली 6 × 10⁻24 kg। तो ये स्टेप जो हैं जिस तरह भी हम एंड में जब चैप्टर ख़त्म करेंगे तो न्यूमेरिकल जिस तरह सॉल्व करेंगे इसी तरीके से ये स्टेप करने हैं, और ये आपके पास रिटर्न भी होंगे स्टेप्स। तो ये स्टेप सॉल्व करने के बाद एंड में आ जाएगा 6 × 10⁻24, तो एंड में लिख देंगे हैंस द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम। उसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो बेसिकली 112 पेज से शुरू होता है, 113 पेज पे जाके एंड होता है, उसके बिल्कुल एंड में जाके है। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी इसमें शामिल है, लेकिन क्वेश्चन आमतौर पे जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो 112 पेज में है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं, और मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अलबत्ता मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो पूरा पेज है 113 में, उसके साथ इसकी कोई भी एक डेफिनेशन ज़रूर पूछ लेते हैं, जिस तरह ये पूछ सकते हैं व्हाट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एक्सप्लेन द मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन भी करनी होगी हमने, और फिर नेक्स्ट पेज में उसकी मोशन को भी हमने डिस्क्राइब करना होगा। तो फिलहाल हम इस पेज में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सैटेलाइट की डेफिनेशन है, जो फर्स्ट 3 लाइन्स हैं वो सैटेलाइट की डेफिनेशन है। किसी भी प्लैनेट के गिर्द कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी प्लैनेट के गिर्द घूम रहा हो तो वो जो है वो हमारे पास सैटेलाइट कहलाता है। कोई भी प्लैनेट के गिर्द कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करे तो वो सैटेलाइट कहलाता है। मून जो है वो ज़मीन के गिर्द नेचुरली घूम रहा है, कुदरती तौर पे घूम रहा है, तो वो हमारे पास एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। तो ये हमारे पास फर्स्ट 3 लाइन जो हैं अगर आ जाए व्हाट इज ए सैटेलाइट, तो हमने डेफिनेशन कर दी, एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट।
और फिर हमने एग्जांपल दी, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सो मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। उसके बाद हमने हेडिंग डालनी है आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। साइंटिस्ट ने बहुत से ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस में भेजे हुए हैं, और ये इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट ज़मीन के गिर्द जो हैं, ये ऑब्जेक्ट ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं सैटेलाइट। तो साइंटिस्ट हैव सेंड मैनी ऑब्जेक्ट इनटू स्पेस, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जैसा कि नीचे एक डायग्राम भी बनी हुई है, ज़मीन के गिर्द सैटेलाइट घूमता हुआ दिखाया गया है, तो ये साइंटिस्ट ने भेजा हुआ है, तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाता है। इसके साथ हमने इसके यूजेस लिखने हैं। सैटेलाइट जो होते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। सैटेलाइट जो हैं वो स्पेस रिसर्च के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्पेस में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाके। तो ओवरऑल मेन यूजेस इसके कम्युनिकेशन एंड स्पेस रिसर्च है। तो ये हमारे पास यूजेस इसके साथ हमने लिखने हैं। उसके बाद इन शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ कोई डायग्राम नहीं है। उसके बाद है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। यहाँ से स्टार्ट होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और ये जाता है अप टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो हमने ये लिखना है जो इस वक्त मैंने बोल्ड किया हुआ है। एक ऐसा सैटेलाइट जो ज़मीन के गिर्द 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करता है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है। और ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द जो है, ज़मीन जो है वो दो किस्म की रोटेशन कर रही है, एक सूरज के गिर्द भी घूम रही है और एक अपने ही एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है। तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं अपने एक्सिस के गिर्द। तो ज़मीन जो है जब अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है तो 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करती है। तो इसलिए ये सैटेलाइट ज़मीन के लिहाज से रुका हुआ लगता है, इसलिए इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं, और इसके ऑर्बिट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। तो रिपीट करते हैं, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है वो ज़मीन के गिर्द 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करता है। ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द भी 24 घंटे में चक्कर पूरा करती है, इसलिए ये ज़मीन के साथ ज़मीन के लिहाज से रुका हुआ लगता है। इसलिए ऐसे सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं और इसके ऑर्बिट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। ये इसकी एग्जांपल हम कुछ इस किस्म इस तरीके से भी दे सकते हैं कि अगर आप देखें कि दो गाड़ियां बिल्कुल साथ साथ जा रही हैं और बराबर स्पीड से जा रही हैं, तो वो एक दूसरे को देखेंगे, उसमें जो ड्राइवर होंगे तो वो उनको लगेगा कि वो रेस्ट में है, उसको देखे जा रहे होंगे तो वो बिल्कुल उसके साथ जा रहा होगा तो लगेगा जैसे रेस्ट में है, लेकिन असल में वो मूव कर रहे होते हैं। इसी तरह ये सैटेलाइट जो है ये असल में मूव ही कर रहा है, लेकिन इसके सामने ज़मीन का जो हिस्सा है वो हमेशा उसके सामने ही रहता है, तो हमें लगता है इट इज़ स्टेशनरी बट स्टिल इट इज़ मूविंग, लेकिन वो मूव कर रहा होता है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन ये साइड में आपको नज़र आएगा, ये हमारे पास है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। व्हाट इज मेंट बाय जीपीएस, व्हाट इज ए नेविगेशन सिस्टम, या व्हाट इज ए सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम अगर आ जाए तो ये हमारे पास इसका आंसर यही है जो इस वक्त मैंने बोल्ड किया हुआ है। जीपीएस जो है बेसिकली इसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं, एक नेविगेशन सिस्टम है, सर्च करने का सिस्टम है। ये बेसिकली ज़मीन के ऊपर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन हमें बताता है, चाहे वो लैंड में हो, सी में हो या एयर में मौजूद हो वो ऑब्जेक्ट। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं बेसिकली 24 सैटेलाइट्स का एक मजमुआ होता है, एक ग्रुप होता है, और ये ज़मीन के गिर्द ट्वाइस ए डे यानी कि एक दिन में 2 दफ़ा चक्कर अपना पूरा करते हैं, और इनकी स्पीड 3.87 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो इसके अंदर एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, जैसा कि पूछा जा सकता है
के जो हमारे पास जीपीएस होते हैं उनकी स्पीड कितनी होती है, तो 3.87 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये भी पूछा जा सकता है कि ज़मीन के गिर्द कितनी देर में अपना चक्कर पूरा करते हैं, तो ट्वाइस ए डे, दिन में 2 दफ़ा ये अपनी चक्कर पूरा कर लेते हैं, ट्वाइस ए डे विद स्पीड ऑफ 3.87 किलोमीटर पर सेकंड। तो ओवरऑल जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सैटेलाइट का एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन लैंड, सी, एयर में मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये 24 अर्थ सैटेलाइट का मजमुआ होता है। और ये सैटेलाइट दिन में 2 दफ़ा चक्कर लगाते हैं, अपना रेवोल्यूशन पूरा करते हैं, और इनकी स्पीड 3.87 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ऊपर एक डू यू नो आपको नज़र आएगा, ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा सैटेलाइट है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं। इज़ अबाउट 42300 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसकी हाइट जो होती है 42,300 किलोमीटर्स होती है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो हाइट है 42,300 किलोमीटर है। ये एमसीक्यू आ सकता है। और इसके अलावा आपने एमसीक्यू के 4 ऑप्शन जब दिए हों तो आपने यूनिट को गौर से देखना है, वरना कई बार ऐसे होता है लिखा होता है 42300 मीटर, तो बच्चे इसको टिक लगा लेते हैं, जबकि क्योंकि 42300 और कहीं भी नहीं लिखा होता, एंड में नन ऑफ देम लिखा होता है। तो ऑब्वियसली नन ऑफ देम इसका जवाब बनता था, क्योंकि किलोमीटर नहीं है। इसके अलावा इस सेंटीमीटर, मिलीमीटर किसी में भी ये वैल्यू दी हो तो ऐसी सूरत में भी ये ऑप्शन नहीं होगी, जब तक कि 42300 किलोमीटर ही ना लिखा हो। तो यूनिट और वैल्यू दोनों को कंफर्म करके फिर एमसीक्यू को टिक करना है, जल्दी नहीं करनी है आप लोगों ने। फर्दर एक एमसीक्यू और है, इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज डैश। ज़मीन के लिहाज से, अभी हमने बताया था कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होता है वो स्टेशनरी सैटेलाइट भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि ज़मीन के लिहाज से ये हमें लग रहा होता है अपेयर टू बी स्टेशनरी, हमें लगता है कि ये रुका हुआ है। तो ज़मीन के लिहाज से इसकी अगर हम स्पीड देखें तो ज़मीन के लिहाज से इसकी स्पीड ज़ीरो के बराबर है। जिस तरह मैंने बताया था कि 2 कार अगर साथ साथ 2 गाड़ियाँ जा रही हैं और बराबर वेलोसिटी से ही जा रही हैं, तो एक दूसरे के लिहाज से उनकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, क्योंकि ना वो उसके आगे जा रही है, आगे से तेज़ी से मूव करके जा रही है, ना दूसरी उसके आगे मूव करती हुई जा रही है। तो इसका मतलब है दोनों जो हैं एक दूसरे के लिहाज से ज़ीरो की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो इसी तरह ये लिखा हुआ है इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज डैश, यानी कि ज़ीरो के बराबर होती है ज़मीन के लिहाज से इसकी वेलोसिटी। तो ये भी हमारे पास एमसीक्यू है।